हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राज चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, वो पेपर है, उससे हम लोग हिंदी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर रीजनिंग का भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो कौन थे? तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी है। यानी सूरदास भक्ति काल के कवि थे। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने भागवत के 12 स्कंधों पर 1.25 पदों की रचना की, जिनमें से अब 500 पद ही उपलब्ध हैं। सूर सागर में संकलित हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गौ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई थी और वे इनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो जो हम लोग छंद पढ़ते हैं, छंद पढ़ते समय जो थोड़ा सा विराम होता है, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यति बोलते हैं। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने, यानी थोड़ी देर के लिए जब हम लोग सांस लेते हैं, लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। छोटे छंदों में साधारणतया यति चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होता है। यानी जहाँ पे हम थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा सांस लेते हैं, उसी को यति बोलते हैं, यानी विराम लेना। अगला क्वेश्चन है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, उद्धरण चिन्ह, और क्या है? अल्प विराम, पूर्ण विराम। तो जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यानी वाक्य जहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे चिन्ह जो लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पूर्ण विराम कहते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पे वाक्य ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे लाइन जो खींची रहती है उसी को पूर्ण विराम बोलते हैं। पूर्ण विराम का देखिए चिन्ह यही है, जो लाइन रहती है वाक्य के लास्ट में, उसी को पूर्ण विराम कहते हैं। और सारे चिन्ह यहाँ पे देख लीजिए। और अल्प विराम, जो ब्रैकेट में कामा रहता है, उसे अल्प विराम बोलते हैं। जहाँ यहाँ और इसको जहाँ पे बिंदी और कामा रहे वहाँ पे अर्ध विराम होता है, और जहाँ पे केवल कामा रहता है वहाँ पे अल्प विराम होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अमर्ष क्या है? तो एक काव्य दोष है, एक काव्य गुण है, एक संचारी भाव है, एक अलंकार है। तो अमर्ष एक संचारी भाव है। मन में जाने वाले, संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। अमर्ष भी एक संचारी भाव है। तो संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? 33 होती है। अमर्ष भी एक संचारी भाव है, जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं। कबीरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, साधुकड़ी है। तो कौन सी भाषा है कबीरदास की? कबीरदास की भाषा कौन सी है? साधुकड़ी है। तो संत कबीरदास सन 1398 से 1518 तक हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसी कवि, यानी कबीरदास किस काल के थे?
तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कबीरदास भक्ति काल के कवि थे जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली इत्यादि। जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। तो इनकी भाषा को क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इनके कविताओं में, इनके दोहे में बहुत सारी भाषा हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं? पंचमेल खिचड़ी भी बोलते हैं। और इनकी भाषा कौन सी थी? सधुक्कड़ी, यानी इधर उधर जाते रहते थे, तो इसीलिए इनकी, और कई सारी भाषा है, इसलिए इनकी भाषा को क्या बोलते हैं? सधुक्कड़ी भाषा बोलते हैं। तो जो हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, यानी उसका डिटेल जो हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, नए नए क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे यहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? द्रौपदी का चीर मतलब नारी का अपमान करना, कभी समाप्त होना, सर्वनाक कार्य, सुंदर स्त्री। तो द्रौपदी का चीर क्या हुआ था? द्रौपदी का चीर कभी समाप्त नहीं हो रहा था, तो इसे क्या बोलेंगे? कभी समाप्त होना, न होना। तो द्रौपदी का जो साड़ी था, जो उसको खींचा जा रहा था, तो वह समाप्त ही नहीं हो रहा था। तो द्रौपदी का चीर मतलब कभी समाप्त न होना। आगे बढ़ते हैं। कूप मंडूक होना का क्या अर्थ है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो कूप मंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो कूप मंडूक का क्या अर्थ होता है? सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यह व संख्या की दी गई है। यदि यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाना ताकि ये शुद्ध वाक्य बन सके। तो अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इसको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, देख के ही समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। तो इसको बस वाक्य को जो इधर उधर दिया है उसको क्या करना है? क्रम में करना है। पहला सही दिया है सामाजिक जीवन में, तो यह र जो दिया है उसे क्रम से लगाना है कि सामाजिक जीवन में, उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, और लास्ट में क्या दिया है? उपाय ही न कर सके। तो लास्ट में ए रहेगा छठा, और शुरू में पहला रहेगा सामाजिक जीवन में, और बीच में यर लव को व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक जीवन में, उसके बाद क्या आएगा? यर लव आएगा कि क्या आएगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। तो सामाजिक जीवन में मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, तो सामाजिक जीवन में यदि क्रोध न हो तो सामाजिक कष्टों के चिर निवृत्ति का सामाजिक जीवन में उपाय ही न कर सके। तो क्या होगा इसमें से? सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, यही सटीक बैठ रहा है कि सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। तो एक के बाद क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा, बराबर पड़ती है। उसके बाद क्या आना चाहिए? यदि क्रोध न हो तो यानी यहाँ पे क्रोध आया है ना, क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। तो फिर आगे इसी के बारे में बोल रहा है कि यदि क्रोध न हो तो क्या आ जाएगा? य के बाद क्या आ जाएगा? ल आ जाएगा। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से हैं। तो यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से हैं। तो य ल र के बाद क्या बचा है? लास्ट में वह ही बचा है, बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का।
तो वह आ जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? य ल र व। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा? उपाय ही न कर सके। तो सेंटेंस रीअरेंज करना है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईशान कोण, उसे ईशान बोलते हैं जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है। यानी ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो क्या पूछा है? पूरब और उत्तर, यानी इस दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहा जाता है। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल, आवरण। तो वलय किसे कहते हैं? गोलाकार घेरे को वलय बोला जाता है। यानी पेड़ जब काटते हैं तो उसमें भी ऐसे ऐसे दिखाई देता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। अगला, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। तो पाप पुण्य क्या है? ये तो द्वंद्व है। घुड़सवार क्या है? घुड़ सवार, घोड़े का सवार। तो ये क्या हो जाएगा? पीताम्बर, पीताम्बर बहुव्रीहि हो जाएगा। घोड़े का सवार क्या आ जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। पाप पुण्य द्वंद्व हो जाएगा। तो बचा क्या? आजीवन। तो आजीवन बचा। तो आजीवन क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास आ जाएगा। क्योंकि कैसे बनाए? आ प्लस जीवन, आ प्लस जीवन, आजीवन। यानी जो भी कोई भी शब्द हो जिसमें उपसर्ग लगा हो, क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन। प्रतिदिन में क्या उपसर्ग है? प्रति। अनुरूप में क्या उपसर्ग है? अनु प्लस रूप। आजन्म में आ प्लस जन्म। आजीवन में आ प्लस जीवन। यानी जो कोई भी शब्द हो, अगर उपसर्ग उसमें लगा है तो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? पर किस में आता है? तो कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर। तो अधिकरण में क्या आता है? में। और पर आता है। जो हमें स्थान बताता है वो क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर, यानी समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराता है, वह अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है, टेबल के नीचे बिल्ली है। तो ये भी हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं। मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ है। यानी इसका अर्थ क्या होगा? मंदिर। मंदिरा का अर्थ क्या होगा? मंदिर का क्या होता है? मंदिर का जहाँ हम लोग पूजा करते हैं, यानी देवालय बोला जाता है मंदिर को। अब मंदिरा को क्या बोलते हैं? अश्वशाला। यहाँ पे अश्व यानी जहाँ पे घोड़े रहते हैं उसको मंदिरा बोलते हैं। और मंदिर देवालय को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी। बी है, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। सी है, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। डी है, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो मिश्र वाक्य कौन सा है? तो जिसमें आधा सा दिखता है, जैसे ज्यों ही वह घर से निकला, तो इसके आगे कुछ अधूरा सा लग रहा है। तो ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो क्या है? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित हो, यानी दूसरा उस पर आश्रित हो, तथा दोनों वाक्य आपस में जब तब, जहाँ वहाँ, अगर, तो इत्यादि से जुड़े हो, तो मिश्र वाक्य कहलाते हैं।
जैसे राम नहीं आता, तो इस पे कुछ तो आश्रित है, आगे कुछ और जुड़ा है। तो राम नहीं आता तो गीता चली जाती। जहाँ राधा नाचती है, उसके आगे जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुट गई। यानी जहाँ वहाँ अगर मगर जब तब, इससे जुड़े वाले शब्द क्या होते हैं? इससे जुड़ने वाले शब्द क्या वाक्य होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी 15 से 18 तक वाक्यांश है। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो इससे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियां मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। तो कवि के मन में कैसी इच्छा उत्पन्न हुई है? तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, सूखे पत्ते प्रतीक हैं। तो सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? पतझड़ के, बी है अकाल के, सी है मन के सूनेपन के, डी है शुष्कता के। तो किसके? तो सूखे पत्ते प्रतीक हैं मन के सूनेपन के, यानी कविता में इसी की बात की गई है कि मन के सूनेपन की को सूखा पत्ता बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो भाव रूपी कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, विचारों की कलियों पर, शुष्क कलियों पर। तो किन कलियों पर बहार आगमन हुआ है? तो विचारों की कलियों पर, यानी मन की कलियों पर, विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, लहलहाती फसलें, अपना अस्तित्व, विचारों की गंभीरता। तो विचारों की परिपक्वता, गहनता की फसल से कवि का आशय है कि विचारों में परिपक्वता हो। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों से उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। तो रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजी उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो दोनों अपेक्षा नहीं होगा। तो राजी उसकी अधिक बुद्धिमान है, तो राजी उसकी डैश पे क्या आ जाएगा? उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई, यानी रामू का बेइज्जती, यानी रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा बहुत बुद्धिमान है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे पहले रख के देख लेते हैं कौन सटीक बैठ रहा है। तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनि सुनि आवे हासी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना है, अतिशयोक्ति है, विशेषोक्ति है, उपमा है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? पानी विच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवे हासी। तो विशेषयोक्ति अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। तो जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाता है, यानी जहाँ पे कारण हो वहाँ पे भी कार्य का नहीं होना पाया जाता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होती है।
पानी बीच मीन प्यासी, तो पानी के बीच अगर मछली है तो वो प्यासी कैसे, तो प्यासी है। पानी के बीच मछली कैसे प्यासी रहेगी, अगर वो पानी में ही है तो प्यासी कैसे रहेगी। तो मोही सुन सुन आवे हांसी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य न हो रहा है, यहाँ पे पानी में मछली है तो भी पानी नहीं पी पा रही है, तो यहाँ पे सुन के हंसी आ रही है। तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार हो जाए। कहीं भी अगर कारण के रहते हुए कार्य न होता है, कार्य नहीं होता है, तो उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो क्या क्या पूछा है कि किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं, किसमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं। तो राम तो व्यक्तिवाचक है। रामचरितमानस यह भी व्यक्तिवाचक है। गंगा यह भी व्यक्तिवाचक है। आगे देखते हैं। कृष्ण व्यक्तिवाचक है। कामायनी व्यक्तिवाचक है। मिठास व्यक्तिवाचक नहीं है, यह एक भाव है। मिठास कोई चीज़ हम लोग खाते हैं तो उसे महसूस करते हैं, तो यहाँ पे मिठास नहीं है। लखनऊ, आम, बुढ़ापा ये भी भाववाचक है, तो इसमें ये गलती हो जाएगा मिठास की वजह से, और यहाँ पे बुढ़ापा की वजह से हो जाएगा ममता, वकील, पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ममता, यहाँ पे ममता नाम नहीं है, ममता जो भाव होता है उसकी बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ये। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है। निम्न में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। तो कौन सा इसकी पर्यायवाची नहीं है। तो कालिंदी इसकी पर्यायवाची नहीं है। और गंगा की सहायक नदी क्या होती है। भागीरथी नदी होती है। गंगा की सहायक नदी भागीरथी नदी है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है नदीश्वरी, त्रिपथगा, देवपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमरतरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी। कालिंदी किसका है। यमुना का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी यानी शुद्ध शब्द कौन लिखा गया है। औन्नति, मुश्किल, श्रृंगार, मातृभूमि। तो क्या होता है। तो अवनति ये भी गलत है। मुश्किल ये भी गलत है। मातृभूमि ये भी गलत है। श्रृंगार से ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और श्रृंगार इसका भी आता है वर्तनी शुद्ध करने के लिए। तो श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है। कई लोग जानते हैं कि श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। श्रृंगार ऐसे नहीं रहेगा, श्रृंगार ऐसे बस रहेगा, केवल एक डंडी इसमें रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। श्रृंगार शब्द की वर्तनी सही है। अन्य शब्द का अवनति यानी अवनति, इसमें केवल एक न रहेगा, अवनति होगा। मुश्किल तो सब लोग जानते हैं, मुश्किल ऐसे ही लिखा जाता है। मातृभूमि ऐसे होती है। आगे बढ़ते हैं। समूहार्थ शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य। समूहार्थ मतलब जिसमें समूह हो। समूह वाला कौन सा शब्द है। पुरुष। पुरुष, मनुष्य, स्त्री, भीड़। इस भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा समूहार्थ। भीड़ समूहार्थक शब्द है। अगला आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय कहाँ होता है। शब्द के लास्ट में प्रत्यय होता है। प से प्रत्यय, प से पीछे, यानी शब्द के कोई शब्द हो उसके पीछे प्रत्यय होता है। और उपसर्ग किसी शब्द के आगे होता है। उ से उपसर्ग, और उ से यह बनता है, अ से आगे।
तो क्या बोला है, प्रत्यय किसमें है, शब्द में प्रत्यय क्या है। तो अ है, क है, इक है, सिक है, तो क्या है प्रत्यय इसमें। तो क्या है इसमें, अंश प्लस इक, तो क्या हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा। अंश प्लस इक तो आंशिक हो जाएगा। जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर अनेक अर्थों में परिवर्तन लाभ से प्रत्यय करते हैं। इसमें क्या है, इक प्रत्यय जुड़ा है, आंशिक में इक प्रत्यय जुड़ा है। जैसे और है इक प्रत्यय वाले, वैज्ञानिक, वैदिक। वैज्ञानिक में भी इक प्रत्यय जुड़ा है, विज्ञान प्लस इक, वैद प्लस इक, लौकिक, इसमें भी दैनिक, यानी इन सब में क्या है, प्रत्यय इक जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी। तो इसमें कौन सी गलती है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। तो का माल बरामद हो गया है, इसमें से कोई त्रुटि नहीं। पुलिस द्वारा होता है, ये पुलिस के द्वारा होता है, तो इसी में त्रुटि है। पुलिस के द्वारा होता है, पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। के यहाँ पे नहीं दिया इसलिए गलत है। तो वधुर्मी का संधि विच्छेद कीजिए। तो वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वधु धन उर्मी, वधु धन उर्मी। तो यहाँ पे बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ ही बनेगा, तो वधु धन उर्मी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वधुर्मी। आगे बढ़ते हैं। तो दीर्घ संधि के अनुसार ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ को ऊ के बाद क्रमशः समान ह्रस्व या दीर्घ ह ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ ई उ हो जाते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी, नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। तो आगे बढ़ते हैं। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। तो भिन्नार्थक शब्द कौन से हैं, पावक, अनल, कृषाणु। पावक, अनल, कृषाणु। अनिल मीन्स क्या होता है, हवा होता है। पावक, अनल, कृषाणु ये आग के पर्यायवाची हैं, अनिल हवा के पर्यायवाची हैं। तो पावक, कृषाणु तथा अनल अग्नि के पर्यायवाची हैं, जबकि अनिल हवा का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, हर्ष का विलोम बताएं। खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। तो ये तो सारे पर्यायवाची लग रहे हैं, लेकिन होता क्या है, हर्ष का कई लोग लगा देंगे। हर्ष मीन्स क्या होता है, हर्ष मीन्स खुशी होता है, तो खुशी का ये तो पर्यायवाची हो जाएगा। उल्लास भी पर्यायवाची हो जाएगा, आनंद भी पर्यायवाची के ही समान हो जाएगा। तो विलोम पूछा तो हर्ष का विषाद हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। प्रलय, पंकिल, धवल, पामर। तो किसके पर्यायवाची है, तो पंकिल के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। पंकिल के पर्यायवाची शब्द है गंदला, मैला, मलिन। तो गंदला, मैला, मलिन, पंकिल सभी गंदा पर्यायवाची शब्द हैं। धवल का अर्थ उजला होता है। धवल का अर्थ होता है उजला। प्रलय का अर्थ है विनाश। पामर का अर्थ है दुष्ट या खल होता है। तो पूरे यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे। अब जो हम लोग इसका डिटेल पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर कराएं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो ज़रूर कराऊंगी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।